अगर कल किसी सिटिंग या फॉर्मर मिनिस्टर, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो या डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर, के खिलाफ जुडिशियल फाइंडिंग आ जाए कि पॉलिसी को डेलिब्रेटली मैनिपुलेट किया गया था किकबैक्स के लिए, तो इंडियन लॉ का पूरा एनफोर्समेंट आर्किटेक्चर कैसे एक्टिवेट होता है? क्या सिर्फ पॉलिटिकल फॉल आउट होता है या फिर एक लेयर्ड क्रिमिनल लायबिलिटी स्ट्रक्चर उन पर खड़ा हो जाता है? ये सवाल सिर्फ एक केस तक लिमिटेड नहीं है, ये एक्चुअली गवर्नेंस और क्रिमिनल लॉ के बीच की थिन लाइन को समझने का सवाल है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क का बेसिक प्रीमाइस है रूल ऑफ लॉ। आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ गारंटी करता है। इसका मतलब ये है कि मिनिस्टर भी वही क्रिमिनल स्टैट्यूज फेस करता है जो एक ऑर्डिनरी सिटीजन करता है, लेकिन एक डिफरेंस के साथ, उनके डिसीजंस पब्लिक ऑफिस की कैपेसिटी में लिए गए होते हैं, इसीलिए उनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन का एविडेंटरी थ्रेशोल्ड भी स्ट्रक्चर्ड होता है। सबसे पहले आता है करप्शन फ्रेमवर्क। अगर प्रोसिक्यूशन ये एलिज करता है कि पब्लिक ऑफिस का मिसयूज हुआ मॉनेटरी बेनिफिट के लिए, तो प्राइमरी स्टैच्यू होता है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। इस एक्ट के अमेंडेड प्रोविजंस स्पेशली 2018 के बाद काफी स्ट्रिक्ट हैं। सेक्शन 7 कहता है कि अगर कोई पब्लिक सर्वेंट अनड्यू एडवांटेज डिमांड करता है, एक्सेप्ट करता है या एक्सेप्ट करने का अटेम्प्ट करता है, तो वो ऑफेंस है। अनड्यू एडवांटेज का मतलब सिर्फ कैश नहीं होता, कोई भी ग्रेटिफिकेशन जो लीगल रेम्यूनरेशन से बियॉन्ड हो। सेक्शन 13 क्रिमिनल मिसकंडक्ट को डिफाइन करता है। यहाँ प्रोसिक्यूशन को ये शो करना होता है कि पब्लिक सर्वेंट ने अपनी ऑफिशियल पोजीशन का अब्यूज किया टू ऑब्टेन पेक्यूनरी एडवांटेज फॉर हिमसेल्फ और फॉर एनी अदर पर्सन। और अगर एलिगेशन ये हो कि पॉलिसी फ्रेमवर्क इस तरह डिजाइन किया गया था कि सेलेक्ट प्राइवेट प्लेयर्स को डिस्प्रोपोर्शनेट बेनिफिट मिले और उस बेनिफिट का पार्ट पॉलिटिकल फंडिंग या पर्सनल एनरिचमेंट में कन्वर्ट हुआ, तो ये क्लासिक क्रिमिनल मिसकंडक्ट सिनेरियो हो सकता है। पनिशमेंट मिनिमम 3 साल की इम्प्रिजनमेंट से लेकर 7 साल तक और एग्रेवेटेड फैक्ट्स में 10 साल तक एक्सटेंड हो सकता है। फाइन सेपरेट होता है व्यूअर्स, लेकिन पनिशमेंट सिर्फ जेल नहीं है। कन्विक्शन के बाद ऑटोमेटिक पॉलिटिकल डिस्क्वालिफिकेशन ट्रिगर होता है अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, यानी कि सेक्शन 8 के अंडर 2 साल या उससे ज्यादा की सेंटेंस होती है तो लेजिस्लेटर तुरंत डिस्क्वालीफाई हो जाता है। जस्ट लाइक वी हैव सीन विद लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी ड्यूरिंग डेफोमेशन केस कन्विक्शन, यानी सीट चली जाती है और फ्यूचर इलेक्शंस कंटेस्ट करने पर स्टैट्यूटरी बार लग जाता है फॉर अ प्रिस्क्राइब्ड पीरियड। अब आते हैं कॉन्स्पिरेसी के कॉन्सेप्ट पर। क्रिमिनल लॉ रेयरली आइसोलेटेड होता है। हाई लेवल पॉलिसी केसेस में मल्टीपल एक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स, इंटरमीडियरीज, प्राइवेट एंटिटीज। यहाँ अप्लाई होता है इंडियन पीनल कोड का सेक्शन 120B, यानी कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। कॉन्स्पिरेसी का एसेंस है एग्रीमेंट टू कमिट एन इलीगल एक्ट। डायरेक्ट रिटन एग्रीमेंट मिलना रेयर होता है। कोर्ट सर्कमस्टेंशियल चेन से इन्फर करते हैं, जैसे कि मीटिंग्स, कॉल रिकॉर्ड्स, फाइल नोटिंग्स, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, विटनेस स्टेटमेंट्स। अगर कॉन्स्पिरेसी प्रूव हो जाए तो पनिशमेंट अंडरलाइनिंग ऑफेंस के साथ रीड होती है। आईपीसी के और भी प्रोविजंस एक्टिवेट हो सकते हैं, लाइक सेक्शन 409 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय पब्लिक सर्वेंट, सेक्शन 420 चीटिंग, सेक्शन 201 कॉजिंग डिसअपियरेंस ऑफ एविडेंस। अगर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस डिस्ट्रॉय किए गए हों एविडेंस को वाइप करने के लिए, तो ये सेपरेट ऑफेंस क्रिएट करता है। लेकिन करप्शन से भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स लेयर है मनी लॉन्ड्रिंग। अगर एलिज्ड किकबैक्स को कंसील या रोटेट किया गया थ्रू शेल कंपनीज, हवाला चैनल्स, कंसल्टेंसी कॉन्ट्रैक्ट या इलेक्शन फंडिंग रूट्स, तो इन्फोर्समेंट एजेंसी इन्वोक करेगी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। पीएमएलए तब अप्लाई होता है जब प्रोसीड्स ऑफ क्राइम एग्जिस्ट करते हैं। पीएमएलए के बेल रिजीम भी कंट्रोवर्शियल रहे हैं। सेक्शन 45 के ट्विन कंडीशंस हिस्टोरिकली एक्यूज के लिए बेल मुश्किल बनाते हैं। कोर्ट्स ने इंटरप्रेट किया है और पार्लियामेंट ने अमेंड किया है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि पीएमएलए केसेस में लॉन्ग प्री ट्रायल इनकार्सिरेशन कॉमन है। इसका मतलब इवन बिफोर कन्विक्शन लिबर्टी हेवीली इम्पैक्ट हो सकती है। व्यूअर्स, यहाँ पर एक प्रोसीजरल सेफगार्ड है सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन का। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के सेक्शन 19 के अंडर सिटिंग पब्लिक सर्वेंट को प्रोसिक्यूट करने के लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का सैंक्शन चाहिए होता है। ये सेफगार्ड फ्रिवोलस प्रोसिक्यूशन को प्रिवेंट करता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रिपीटेडली कहा है कि सैंक्शन शील्ड नहीं है। अगर प्राइमा फेसी एविडेंस एग्जिस्ट करता है, सैंक्शन डिनाई नहीं किया जा सकता आर्बिट्ररली। अगर एक्यूज्ड ऑफिस छोड़ चुका हो, सैंक्शन रिक्वायरमेंट डिफरेंट हो सकती है डिपेंडिंग ऑन स्टेटस एट द टाइम ऑफ कॉग्निजेंस। एक और डायमेंशन है अटैचमेंट एंड रिकवरी बियॉन्ड क्रिमिनल ट्रायल। इनकम टैक्स प्रोसीडिंग्स, बेनामी ट्रांजैक्शंस एक्ट प्रोसीडिंग्स भी पैरेलली चल सकती है अगर एसेट ट्रेल सस्पिशियस हो, यानी क्रिमिनल कन्विक्शन के अलावा सिविल फाइनेंशियल कंसिक्वेंसेस भी लेयर्ड हो सकते हैं। लेकिन यहाँ एक फंडामेंटल प्रिंसिपल समझना जरूरी है, पॉलिसी एरर इज नॉट करप्शन। कोर्ट्स गवर्नेंस डिसीजंस को हिंडसाइट से क्रिमिनलाइज नहीं करते। अगर एक पॉलिसी इकोनॉमिकली फ्लॉड थी या उससे एक्सचेकर को लॉस हुआ, तो वो ऑटोमेटिकली क्राइम नहीं है। क्राइम तब बनेगा जब क्विड प्रो को एस्टैब्लिश हो, यानी इलीगल ग्रेटिफिकेशन के एक्सचेंज में डिसीजन। प्रोसिक्यूशन को ये दिखाना पड़ेगा कि फाइल मूवमेंट और पॉलिसी ट्वीक एक प्री प्लान डिजाइन का पार्ट था जहां बेनिफिट और ब्राइब लिंक्ड थे। अब अगर बात करें कि एविडेंस क्या होता है ऐसे केसेस में,
तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जैसे कि कैबिनेट नोट्स, फाइल अप्रूवल्स, लीगल ओपिनियन सप्रेशन, मार्जिन चेंजेस। डिजिटल एविडेंस में ईमेल्स, चैट्स, कॉल डाटा रिकॉर्ड्स। फाइनेंशियल एविडेंस में बैंक ट्रेल्स, कैश डिपॉजिट, शेल कंपनी रूटिंग और विटनेस टेस्टिमनी, अप्रूवर्स या इनसाइडर्स की। लेकिन हर एविडेंस को एविडेंस एक्ट के स्टैंडर्ड्स मीट करने होंगे। चेन इनकम्प्लीट हुई तो बेनिफिट ऑफ डाउट एक्यूज्ड को मिलता है। ट्रायल प्रोसेस भी लेयर्ड होता है। पहले चार्जेस फ्रेम्ड होते हैं, कोर्ट देखता है कि क्या ग्रेव सस्पिशियस एग्जिस्ट करता है। फिर प्रोसिक्यूशन एविडेंस, क्रॉस एग्जामिनेशन, डिफेंस एविडेंस। कन्विक्शन तभी होगी जब कोर्ट सेटिस्फाइड हो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। फिर अपील हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। यानी फाइनलिटी एक लॉन्ग जुडिशियल जर्नी के बाद आती है। अगर हाइपोथेटिकली कन्विक्शन हो भी जाती है तो कंसिक्वेंसेस मल्टीफोल्ड होंगे, जैसे कि फर्स्ट, इम्प्रिजनमेंट अंडर पीसी एक्ट एंड आईपीसी, often concurrent sentences. Second, separate conviction under PMLA. Third, heavy fines. Fourth, asset confiscation. Fifth, immediate disqualification from legislature. Sixth, future electoral ineligibility for statutory period. And seventh, political party leadership impact. इसके अलावा पब्लिक ऑफिस ट्रस्ट इरिवर्सिबली डैमेज हो जाता है। डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी का कोर प्रिंसिपल है पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन। पब्लिक ऑफिस एक फिड्यूशियरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन इक्वली इंपॉर्टेंट है प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस। जब तक कन्विक्शन नहीं होती, एक्यूज लीगली इनोसेंट होते हैं। मीडिया नैरेटिव और पॉलिटिकल रिटोरिक जुडिशियल फाइंडिंग रिप्लेस नहीं कर सकते। इसीलिए कोर्ट्स बार बार एम्फसाइज करते हैं सस्पिशन हाउएवर स्ट्रॉन्ग कैन नॉट टेक प्लेस ऑफ प्रूफ। एक और कॉम्प्लेक्स इशू है कलेक्टिव कैबिनेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। कैबिनेट डिसीजंस कलेक्टिव होते हैं, लेकिन क्रिमिनल लायबिलिटी इंडिविजुअल होती है। कोर्ट को आइडेंटिफाई करना होता है कि किसने स्पेसिफिक इलीगल एक्ट कमिट किया या कौन कॉन्स्पिरेसी में पार्टी था। सिर्फ कैबिनेट का हिस्सा होना ऑटोमेटिकली क्रिमिनल लायबिलिटी क्रिएट नहीं करता। इस पूरे लीगल मैट्रिक्स का समरी ये है कि अगर चार्जेस प्रूव हो जाते हैं तो इंडियन लॉ के पास सफिशिएंट पीनल टीथ है, जेल, डिस्क्वालिफिकेशन, एसेट सीजर। लेकिन प्रूफ का थ्रेशोल्ड इक्वली स्ट्रिंजेंट है। गवर्नेंस और क्रिमिनलिटी के बीच एक कॉन्स्टिट्यूशनल फायरवॉल है, जिसे क्रॉस करने के लिए एडमिसिबल, क्रेडिबल और कॉजेंट एविडेंस चाहिए। डेमोक्रेसी तब मैच्योर होती है जब ऑटोमेटिकली और ड्यू प्रोसेस दोनों बैलेंस में हो। अगर मिनिस्टर गिल्टी प्रूव होता है तो सिस्टम पनिश करेगा। अगर एविडेंस इनसफिशिएंट है तो सिस्टम एक्विट करेगा। कोर्ट का काम पॉलिटिकल नैरेटिव डिसाइड करना नहीं, कोर्ट का काम है लॉ अप्लाई करना। तो फाइनल सवाल ये है कि क्या हम समझ पा रहे हैं कि करप्शन केसेस सिर्फ पॉलिटिकल हेडलाइंस नहीं होते, ये एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का टेस्ट होते हैं। क्योंकि जब एक मिनिस्टर के खिलाफ क्रिमिनल लॉ एक्टिवेट होता है तब सिर्फ एक इंडिविजुअल का फ्यूचर स्टेक पर नहीं होता, पब्लिक ट्रस्ट का फ्यूचर भी स्टेक पर होता है। कीप फॉलोइंग अस टू गेट ऑल द लीगल अपडेट्स।